हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रीति बेरवा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ये यूनिट सेकेंड का टॉपिक है और आज इसका थर्ड लेक्चर है। पिछले दो वीडियो में मैंने सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। आज हम इनकी प्रॉपर्टीज, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है उनके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वह कैटालाइटिक एक्टिविटी। कैटलिस्ट क्या होते हैं ये आप सब लोग जानते हो। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करता है, मतलब रेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये है कि इनमें कैटालाइटिक एक्टिविटी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है और उनका लार्ज सरफेस एरिया होने के कारण वो जो रिएक्टेंट है उसको अपनी सरफेस पर आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। इस कारण ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कैटालाइटिक एक्टिविटी पाई जाती है। इन सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स का एज ए कैटलिस्ट जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती है उनमें केमिकल रिएक्शंस में यूज भी लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे प्लेटिनम और पैलेडियम का जो मिक्सचर है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तब एज ए कैटलिस्ट के रूप में यूज में लिया जाता है। Platinized aspartate catalyst the reaction between SO2 and O2 in the manufacture of H2SO4 by contact process। मतलब जो contact process है, contact process क्या है? जिसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से क्या बनाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। उसमें प्लेटिनम को एज ए कैटलिस्ट यूज में लिया जाता है। प्लेटिनम ब्लैक को मिथाइल एल्कोहल से फॉर्मल्डिहाइड जब बनाया जाता है तब प्लेटिनम ब्लैक को एज ए कैटलिस्ट यूज में लिया जाता है। उसी प्रकार पैलेडियम को भी फिनोल से जब साइक्लोहेक्सेनोल बनाते हैं तो उसके हाइड्रोजनेशन में यूज में लिया जाता है। उसी प्रकार मोलिब्डेनम जो है is used as a promoter in the manufacture of ammonia by Haber process। जो हेबर प्रोसेस है जिसमें N2 और N2 और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करके अमोनिया का जो फॉर्मेशन होता है उसमें मोलिब्डेनम को हम एज ए कैटलिस्ट यूज में लेते हैं। उसी प्रकार प्लेटिनम और जो रोडियम है वो भी एज ए कैटलिस्ट यूज में लिए जाते हैं जब अमोनिया से हम नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी, जिसे आयनन विभव भी कहते हैं। मैंने जब यूनिट फर्स्ट में आप लोगों को पढ़ाया था तब बताया था कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। जब किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसको कितनी एनर्जी दी गई है उसे हम क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा। जब हम पीरियोडिक टेबल में एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? बिकॉज अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीज। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। जबकि हम पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होती है। साइज इंक्रीज होने से क्या होगा? जो न्यूक्लियस और आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो इस कारण जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाता है। जब मतलब ग्रुप में हम अप टू डाउन आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, जबकि पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। अब हमने जब सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जब एलिमेंट्स की एटॉमिक और आयनिक रेडियाई को जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तब बताया था कि इनकी जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। सेम क्यों होती है? ड्यू टू लेंथराइट कॉन्ट्रैक्शन। तो इनकी साइज सेम है, इस कारण इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो भी ऑलमोस्ट सेम होती है। यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है उसमें आप लोग आसानी से समझ सकते हो कि ट्रांजिशन मेटल्स में जैसे जैसे एक पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। यहाँ पर तीनों सीरीज की आयनाइजेशन एनर्जी को बताया गया है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनकी अबंडेंस देखते हैं। अबंडेंस मतलब बाहुल्य या उपलब्धता। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो अर्थ पर कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, कौन सा एलिमेंट ज्यादा पाया जाता है, कौन सा कम पाया जाता है, उसके बारे में देखते हैं।
वेट के अकॉर्डिंग जो अर्थ पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स में आयरन जो है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो 4th नंबर पे आता है, जबकि सेकेंड नंबर पे कौन आता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का एलिमेंट है। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसके जो एलिमेंट्स है वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मुकाबले कम मात्रा में पाए जाते हैं अर्थ पर। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स है वो हॉकिंस रूल को फॉलो करते हैं। हॉकिंस रूल क्या है? इस रूल के अकॉर्डिंग जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर इवन है वो पृथ्वी पर ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि जिनका एटॉमिक नंबर ओड है वो पृथ्वी पर कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसका जो अपवाद है वो मैग्नीज। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है। ये ओड एटॉमिक नंबर है, फिर भी जो मैग्नीज है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो आयरन है वो सेकंड नंबर पे पाया जाता है। जो टाइटेनियम है वो वेट के अकॉर्डिंग 9th नंबर पे पाई जाने वाली मेटल है, जबकि मैग्नीज जो है वो वेट के अकॉर्डिंग 12th नंबर पे पाई जाने वाली मेटल है। इसके अलावा कुछ यूजफुल और इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल टंगस्टन, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर, ये जो मेटल्स है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसके अलावा जो टेक्नीशियम है जिसका एटॉमिक नंबर 43 है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट का ओनली एलिमेंट है जो पृथ्वी पर पाया ही नहीं जाता। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी मतलब क्रियाशीलता। किसी भी एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? उसकी आयनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड करती है, उसकी सॉल्वेशन एनर्जी पर डिपेंड करती है, उसकी सब्लिमेशन एनर्जी पर डिपेंड करती है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स है वो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब क्यों रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है, जबकि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होती है। इस कारण इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। और इसका एक सेकेंड रीजन ये भी है कि जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स है उनमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा? इनकी जो साइज है वो लगभग सेम हो जाती है और छोटी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इस कारण इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का मान है वो बढ़ जाता है। इस कारण इनकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाती है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल प्लेटिनम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम और ओरियम, ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। इस कारण इन मेटल्स को इनर्ट मेटल भी कहते हैं। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जब मैंने आप लोगों को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तब बताया था कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या मैग्नेटिक बिहेवियर है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। मतलब सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं या पैरामैग्नेटिज्म दर्शाते हैं। पैरामैग्नेटिक क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि इनमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल, तो इनकी जो डी ऑर्बिटल्स है वो स्प्लिट होके दो सब लेवल्स में डिवाइड हो जाते हैं। जो लोअर एनर्जी लेवल होता है उन्हें हम T2G कहते हैं, और जो हायर एनर्जी लेवल वाले जो ऑर्बिटल्स है उन्हें हम Ag ऑर्बिटल कहते हैं। अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स किसी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कांटेक्ट में आते हैं तो इनके डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाते हैं और इनके जो बीच का एनर्जी गैप होता है, दोनों जो सब लेवल्स है T2G और Ag, इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इस कारण जो लोअर एनर्जी लेवल वाले जो ऑर्बिटल्स है T2G, वहां पर जब डी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है तो वो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन की पेयर होती है तो उस टाइप के कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसी प्रकार अगर ये एलिमेंट्स किसी वीक फील्ड लिगेंड के कांटेक्ट में आते हैं तो स्प्लिटिंग जो होती है वो स्मॉल होती है। मतलब जो सब लेवल्स होते हैं T2G और Eg, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कम होता है। डिफरेंस कम होने के कारण जो लोअर एनर्जी लेवल है वहां से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में आसानी से चले जाते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयर नहीं होती, सॉरी पेयरिंग नहीं होती। इस कारण इस टाइप की जो कॉम्प्लेक्स है उन्हें हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं।
लेकिन जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स है वो ओनली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट है वो हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों टाइप के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। पर जो डायग्राम दिए गए हैं उसमें आप लोग आसानी से समझ सकते हो कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। फर्स्ट डायग्राम को देखिए, जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कांटेक्ट में आता है तो इसके जो डी ऑर्बिटल्स है वो स्प्लिट हो जाते हैं, स्प्लिट होकर दो सब लेवल्स में डिवाइड हो जाते हैं और इन T2G और EG ऑर्बिटल्स के बीच का जो एनर्जी गैप है उसे हम डेल से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर ये ओ है, ओ का मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड। क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्टडी कर रहे हैं, तो जब ट्रांजिशन एलिमेंट है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कांटेक्ट में आता है तो जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसका मान पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर जो पी दिया गया है, पी का मतलब है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, किसी भी एक ऑर्बिटल में अपन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और वो भी कब रख सकते हैं, जब इनका जो स्पिन है वो अपोजिट हो। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी। स्ट्रॉन्ग फील्ड के कांटेक्ट में जब एलिमेंट आता है, सॉरी ट्रांजिशन एलिमेंट आता है, तो जो स्प्लिटिंग एनर्जी का मान है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो जाता है। मतलब पेयरिंग एनर्जी कम हो गई, पेयरिंग एनर्जी कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। जबकि जो सेकंड डायग्राम है उसमें आप लोग देखिए, जब ट्रांजिशन एलिमेंट वीक फील्ड लिगेंड के कांटेक्ट में आता है तो पेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा हो जाता है। पेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होती, जबकि यहाँ पे जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसका मान कम है। जबकि जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं वहां पर स्प्लिटिंग एनर्जी का जो मान है वो ज्यादा है, और जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है वहां पर जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसका मान कम है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण उत्पन्न होता है। इस कारण इसे हम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं। लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अलावा स्पिन ऑर्बिट कपलिंग भी पाई जाती है। इस कारण इस सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना कठिन होता है। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम के साथ इंटरेक्शन करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों टाइप के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स है वो ओनली लो स्पिन नेचर के होते हैं या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि जो 4D और 5D ऑर्बिटल है उसकी साइज 3D ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। साइज ज़्यादा कैसे होगी, 4D और 5D में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है, जितना ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा साइज उतनी ज़्यादा होगी। तो 4D और 5D ऑर्बिटल की साइज ज़्यादा होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होता है। इस कारण ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड रीजन ये है कि जो 5D ऑर्बिटल है उसमें डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग जो होती है वो लार्ज स्केल पर होती है। स्प्लिटिंग लार्ज स्केल पर होगी तो स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होगा। जब स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होगा तो पेयरिंग एनर्जी का मान कम हो जाएगा। पेयरिंग एनर्जी का मान कम हो जाने पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लो एनर्जी लेवल में ही पेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस कारण 5D ऑर्बिटल और 4D ऑर्बिटल में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मेटल मेटल बॉन्डिंग या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये है कि इनमें कॉम्प्लेक्स बनाने की एबिलिटी होती है। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के मुकाबले डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आसानी से कर लेते हैं। इसका क्या कारण है, क्योंकि इन एलिमेंट्स की जो साइज है वो स्मॉल होती है और ये हाईली चार्ज्ड आयंस होते हैं और इनके जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं
लोअर एनर्जी लेवल वाली जो ऑर्बिटल्स है वो वेकेंट होते हैं। इस कारण ये आसानी से अदर ग्रुप या लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स है उनमें मेटल मेटल बॉन्डिंग बहुत कम देखने को मिलती है। जो मेटल कार्बोनाइल्स के कॉम्प्लेक्सेस है उनमें मेटल मेटल बॉन्डिंग देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैग्नीज का कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स दिया गया है, आयरन का कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स दिया गया है, कोबाल्ट का कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स दिया गया है और क्रोमियम का कार्बोक्सिलेट कॉम्प्लेक्स दिया गया है। इनमें मेटल मेटल बॉन्डिंग देखने को मिलती है। लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स है उनमें मेटल मेटल बॉन्डिंग बहुत कॉमन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं जो मेटल मेटल बॉन्डिंग है रुथेनियम के जो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में, ऑस्मियम के कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में, इरिडियम के कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में और स्पेसिफिक जो कार्बोनिल है रोडियम का उसमें मेटल मेटल बॉन्डिंग देखने को मिलती है। इसी प्रकार हेलाइड्स आयन के जो कॉम्प्लेक्सेस बनाती है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हेलाइड्स के साथ जो कॉम्प्लेक्सेस बनाती है उनमें भी हमें मेटल मेटल बॉन्डिंग देखने को मिलती है।